अगर थर्ड स्केजुअल आइटम्स जो हैं वो बेच रहे होते हैं, आप जाके सेल टेक्स्ट में बात करेंगे कि एक होती है हमारे पास, उन्हें कहते हैं रिटेल आइटम्स। रिटेल आइटम्स वो होती हैं कि वो प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर टैक्स वगैरह जो है मेंशन होते हैं। जो आपकी रोज़मर्रा की अशिया है ना, जो आप ख़रीदते हैं, उसके ऊपर अमाउंट वगैरह मेंशन होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? रिटेल आइटम्स कहला रही होती है। अब जब मैन्युफैक्चरर आगे रिटेल आइटम्स बेच रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को या होल सेलर को, तो वो उससे कहता है कि यार ये चीज़ है, इतने की बेचनी है, मैं तुम्हें क्या दूंगा? कमीशन दे रहा हूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज जाते हैं, आप चाय की पत्ती ख़रीदते हैं, उस पर लिखा होता है कि आपको प्राइस जो है मेंशन होती है, लेबल जो है उसने ऊपर बताया होता है कि ये लेबल है, इसके ऊपर आपने सामान ख़रीदना है, और दुकानदार आपको उसके ऊपर बेच रहा होता है। और दुकानदार का ये सामान बेचने के ऊपर क्या दिया जाता है? दुकानदार को कमीशन दी जा रही होती है। अब ये जो सेलर है वो क्या करता है? कमीशन पे कर रहा होता है। अब रिमेंबर, जो कमीशन पे की जाएगी वो क्या हो सकता है? बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम हो सकता है। आपने कमीशन पे की है सामान बेचने की, आप उसे क्या कर सकते हैं? बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर उस बंदे को थर्ड स्केजुअल आइटम्स दे रहे हैं जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम नहीं है, तो मैक्सिमम आपको 0.2% ऑफ ग्रॉस सेल्स तक की कमीशन अलाउ है। उससे ऊपर जितनी भी कमीशन होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी डिसअलाउ हो जाएगी। वो क्या करनी पड़ेगी? आपको ऐड बैक करनी पड़ेगी। इसको हम समझते हैं इस एग्जांपल से कि मिस्टर अख्तर लावा क्या कर रहे हैं? जूस प्रोडक्ट्स बेच रहा है जो थर्ड स्केजुअल में लिस्टेड हैं। उसने आपको फॉलोइंग डिटेल्स दी हैं कि उसने सेल्स की हैं 5 मिलियन की, और कमीशन पे की है कितने की? 1.5 लाख रुपए की। अगर अख्तर लावा भाई साहब का नाम ATL में है तो फिर कितना एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ होगा, और अगर उसका नाम ATL में नहीं है फिर कितना एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ होगा? हमने क्या करना है? इस चीज़ को देखना है। देखिए, अगर उसका नाम ATL में है ना, अगर हम इसकी बिज़नेस इनकम निकालना चाहें तो अगर पहले सिनेरियो की बात करें तो इसकी सेल्स कितनी है? 5 मिलियन। 5 मिलियन इसकी सेल्स हैं। कितनी कमीशन पे की है? 1.5 लाख। इसमें से लेस करवा दी जाएगी। रिमेनिंग इसकी कितनी इनकम बनेगी? 48,50,000 ये इसकी इनकम बनेगी, और इसके ऊपर क्या किया जाएगा? टैक्स जो है वो पे कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर ये बंदा ATL में है, इसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद है, तो फिर हम क्या करेंगे? इस पर्सपेक्टिव से इसकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस कैलकुलेट कर रहे होंगे। अगर इस बंदे का नाम ATL में नहीं है फिर क्या होगा? फिर हम देखेंगे सेल्स कितनी है। सेल्स हैं जी इसकी 5 मिलियन की। अब जब हमने इसमें से ये कमीशन एक्सपेंसेस लेस करने हैं तो उसका असूल क्या होगा? हम देखेंगे एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं। एक्चुअल कितनी इसने पे की है? 150, और हम लेंगे 0.2% ऑफ एक्चुअल सेल्स जो उसने यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसका 0.2% ले कितना बनता है? 1 लाख बनेगा। इसमें से जो लोअर अमाउंट है वो कौन सी है? 1 लाख। तो हम 1 लाख जो है इसमें से लेस करवा देंगे। अब इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी बनेगी? 4.9 मिलियन बन रही होगी। तो अगर देखा जाए तो हमें कितने एक्सपेंसेस डिसअलाउ किए गए हैं? 50,000 की अमाउंट जो है वो हमें क्या की गई है? डिसअलाउ की गई है। ठीक है। तो अगर आप कोई भी थर्ड स्केजुअल आइटम, कोई भी रिटेल आइटम किसी भी उसको बेचने जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, तो कमीशन कितनी अलाउ होगी? मैक्सिमम 0.2% ऑफ ग्रॉस सेल्स तक अलाउ होगी। उससे जितनी भी ओवर एंड अबव कमीशन होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? ऐड बैक हो जाएगी। अब इसने कमीशन पे तो कितनी की है? 1.5 लाख पे की है, बट कितनी क्लेम कर पाया है? लाख रुपये ही क्लेम कर पाया है। 50,000 जो है वो इससे क्या हो गई है? डिसअलाउ हो गई है। ठीक है। ये वाला पॉइंट मिस हो गया था, मुझे अभी याद आया कि हमने पॉइंट स्किप कर दिया था। एक्सपेंसेस कल हमारे हो गए थे। कैश बेस एक्सपेंसेस हमारे हो गए थे ना।
ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हमारे हो गए थे ना, कि कोई भी हम एसेट वगैरह ख़रीदते हैं हम उससे हम एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते, बल्कि उसकी डिप्रिसिएशन जो है वही हम क्या करते हैं, अलाउ कर रहे होते हैं। उसके बाद आगे जब बात करते हैं, रिमेंबर ये वाला पॉइंट जो है ना, ये सिर्फ किसके लिए है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। किन लोगों के लिए? फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, वो लोग जो दवाइयाँ बना के बेच रहे हैं। अगर ये लोग, आपको पता होगा, दवाइयाँ बना के बेचते हैं, ये अपनी मार्केटिंग, अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर काफ़ी खर्चा करते हैं। डॉक्टर्स को जाके टूर्स करवा रहे होते हैं मलेशिया के, गाड़ियाँ लेके दे रहे हैं, जी फलाना कर रहे हैं, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस आपने क्या करनी है, हमारी दवाइयाँ बेचनी है। तो इनको फिर क्या किया गया है, इनको पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस के ऊपर ना लिमिट लगा दी गई है कि अगर आप अपनी सेल्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंसेस वगैरह करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं आप, 10% तक ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का आपको अलाउ नहीं होगा। बिकॉज अगर इनको अलाउ कर दें तो जितने एक्सपेंसेस जो करते हैं सेल्स प्रमोशन के ऊपर, ये तो अपना लॉस डिक्लेयर कर देंगे। तो इसलिए क्या किया गया है, इनको लिमिट कर दिया गया है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को, कि अगर आपने कोई सेल्स प्रमोशन या पब्लिसिटी वगैरह करनी है तो आप अपने टर्नओवर का मैक्सिमम 10% तक कर सकते हैं, उसके ऊपर जो होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में है फाइजर फार्मा, एक मैन्युफैक्चरर है। कौन है? मैन्युफैक्चरर। उसका टर्नओवर कितना था? 20 मिलियन था, और उसने सेल्स प्रमोशन पे कितने खर्चे कर दिए? 5 मिलियन के। अब इसको कितने अलाउ हैं? टर्नओवर का 10% तक, वो कितना बनेगा? 2 मिलियन। तो 2 मिलियन तक ही ये क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। एक्स्ट्रा कितने किए हैं इसने, वो क्या हो जाएंगे, इसके डिसअलाउ हो जाएंगे, वो इसकी इनकम में हम ऐड बैक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद है क्लिनिक्स, ये ट्रेडर है, इसका टर्नओवर 20 मिलियन है और इसने सेल्स एक्सपेंसेस कितने किए हैं प्रमोशन के ऊपर? 5 मिलियन। इसको ये 5 का 5 ही अलाउ हो जाएगा, बिकॉज इसके लिए ये रूल जो है वो वैलिड नहीं है। उसके बाद है टेक्सटाइल टर्नओवर है, उसकी टर्नओवर 20 मिलियन है, उसने एक्सपेंसेस किए हैं 5 मिलियन के, इसको भी कोई चीज़ डिसअलाउ नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगा, सारे का सारा क्लेम कर सकते हैं। बिकॉज ये रूल किसके लिए है? ये रूल सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स वगैरह के बारे में हमने बात कर ली हुई है कि अगर हम वो पे करेंगे तो वो हम कैश में क्लेम कर सकते हैं। कोई लिमिट्स वगैरह हैं, उस लिमिट्स के अंदर बिल वगैरह पे होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद रिमेंबर कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर, मतलब कोई भी बिज़नेस जिसको कहा गया था कि उसने अपनी पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो इंटीग्रेट करनी है, जो कंप्यूटर है वो लगाना है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन लेके आनी है, उसको इंटीग्रेट करना है, अगर वो अपना पॉइंट ऑफ सेल मशीन नहीं लेके आता, उसको इंटीग्रेट नहीं करता FPR के साथ, तो उसने जितने एक्सपेंसेस क्लेम किए होंगे उसका 8% तक क्या हो जाएगा, उसको डिसअलाउ हो जाएगा। हम उसे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? टोटल एक्सपेंसेस जो भी वो क्लेम करने जाएगा, कहेंगे हाँ भाई तुमने पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई है, नहीं लगाई, तो उसका 8% जो भी होगा वो हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, वो उसे क्लेम नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये वाला पॉइंट देखते हैं, इसको समझते हैं। और यार इसने आगे पीछे किए हुए नोट्स में, अबरार ने ना, अबरार नशे में होता, पता था आप लोगों को। उसके बाद ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं हम कि अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स कर रहे हैं तो आपको लिमिट कर दिया गया है कि मैक्सिमम आप इस अमाउंट तक ही सेल कर सकते हैं, डैट इज़ 100 मिलियन तक की। अगर आप उससे ऊपर की सेल करेंगे तो आपको क्या कर दी जाएगी, उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो डिसअलाउ कर दिए गए हैं। बिकॉज अगर आपको ये डिसअलाउ ना किए जाएँ तो आप क्या करेंगे, आप हर अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल करते जाएंगे और वो बंदा बाद में रजिस्टर्ड भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, आपको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, ये सेक्शन दे दिया गया है कि आप एक लिमिट तक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसे सेल करेंगे तो आपको एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। टोटल सेल्स, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ये पॉइंट अब तक पेपर में टेस्ट नहीं हुआ।
इसको ज़रा रीड करें एग्जाम्पल को, इसको फिर समझते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं। अभी तक ये पॉइंट पेपर में एग्जामिनर भाई साहब ने टेस्ट नहीं किया। अब वो कहते हैं जी हमने इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो कैलकुलेट करनी है। कहते हैं मिस्टर पावा हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू हिज बिज़नेस। उसने अपने बिज़नेस से हमें ये डाटा प्रोवाइड की है। सेल्स कितनी की हैं 730 मिलियन की, एक्सपेंसेस उसने कितने पे किए हैं 230 मिलियन के, नेट प्रॉफिट कितने हैं इसका 500 मिलियन का। कहते हैं उसने कहा है कि जो सेल्स मैंने की ना 730 मिलियन की, इसमें से 140 मिलियन की सेल्स हमने की हैं लावा को जो रजिस्टर्ड नहीं है, और 90 मिलियन की सेल्स की हैं खिलाड़ी को, वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। हमने क्या करनी है, इसकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस जो है वो कैलकुलेट करनी है। देखिए अगर कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या बिज़नेस है, अगर वो कोई सेल्स वगैरह कर रही हैं, तो आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैक्सिमम कितनी सेल्स कर सकते हैं 100 मिलियन तक की सेल्स कर सकते हैं। अगर आप उससे ऊपर सेल करेंगे तो उससे एसोसिएटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपको डिसअलाउ हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे डिसअलाउ, ज़रा हमने उसको देखना है। हमने क्या करनी है, इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम स्टार्ट करेंगे हमेशा किससे, नेट प्रॉफिट से हम कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज इसके ऊपर सारी हमने वर्किंग करनी है। तो प्रॉफिट कितना है इसका 500 मिलियन का है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमने ऐड बैक करना है डिसअलाउड एक्सपेंडिचर जो हम क्लेम नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमने सेल्स किसको की हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की हैं। रिमेंबर ये सिर्फ उसी के लिए कैलकुलेट करेंगे जिसकी सेल्स 100 मिलियन से अबव है। अब दो बंदे हैं, एक को आपने सेल्स की हैं 140 मिलियन की और दूसरे को आपने सेल्स की हैं 90 मिलियन की। किसके लिए कैलकुलेट करेंगे 140, बिकॉज 90 वाला तो 100 के तक है ना, उसको ये क्या हो जाएगी, अलाउ हो जाएगी। उसके लिए हमें ये ऐड बैक करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो 140 है उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। अब कितना एक्सपेंस होगा उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा A/B × C और 10% ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं 230 मिलियन। 230 मिलियन का हम क्या लेंगे 10% लेंगे, कितना बनेगा 23 मिलियन। अब ये हमने करना है A/B × C। अब ये A/B × C कहाँ से आएगा, इसको ज़रा फॉर्मूले पे आते हैं, दोबारा समझिएगा इसको कैसे है कैसे नहीं करेंगे। देखें A का मतलब होगा टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर दिस पार्ट। A क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर दिस पार्ट। हम इस सवाल में कितनी डिडक्शंस क्लेम करने जा रहे थे 230 मिलियन की क्लेम करने जा रहे थे। बी का मतलब क्या है, टोटल टर्नओवर फॉर द ईयर। इस सवाल में टोटल टर्नओवर कितना था हमारे पास 730 था, हम उसको डिवाइड कर देंगे। और सी कौन है, सी है वो बंदा जिसके अगेंस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब वो बंदा जिसको हमने 100 मिलियन से ऊपर की सेल्स की हैं वो, और वो कितनी आ रही थी 140 आ रही थी। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 140 से, बताएं क्या जवाब आता है 44 के 40.4 44। अब आप अपोशन करते हैं तो कितना होगा 44.14, और एक्चुअल एक्सपेंस का अगर हम 10% लेते हैं तो क्या आएगा 23। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो हमें क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। हम क्या कर देंगे, उसको प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। लोअर कौन सा है 23 मिलियन है, तो हम 23 मिलियन क्या करेंगे, इसमें ऐड बैक करेंगे। अब इसका रिवाइज बिजनेस कितना आ जाएगा 530 मिलियन आ जाएगा। इसके ऊपर क्या किया जाएगा, टैक्स जो है वो पे किया जा रहा होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट पेपर में अभी तक टेस्टेड नहीं है, पिछले तकरीबन इसको 2 साल हो गए हैं। सिलेबस में गिवन है, रिलेट कर रहा है, बट उसने नहीं पूछा। माइट भी इस अटैम्प्ट में बिज़नेस का पार्ट बना के न्यूमेरिकल में पूछ ले।
तो रिमेंबर, जिस बंदे को भी आपने सेल्स की हैं, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और सेल्स आपकी 100 मिलियन से अबव की है, तो उससे जो भी एक्सपेंस हमारे रिलेट कर रहे होंगे हम उसे क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे। और डिसअलाउ करने का हमारे पास तरीक़ेकार क्या होगा, असूल क्या होगा कि जो टोटल एक्सपेंसेस है उसका 10%, या हम अपोर्शन करेंगे जो इसमें से लोअर अमाउंट होगी वो हम क्या करेंगे, डिसअलाउ कर रहे होंगे। 8% तक अगर आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन इंटीग्रेट नहीं की हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर्स का 8% जो है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। जो PDF में स्लाइड शेयर है ना ग्रुप में पहले की, उसमें ये पॉइंट लिखे हुए हैं। आगे चलें। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आपने ज़रा याद रखने हैं, इनको आपने ज़रा कभी नहीं भूलना। जब भी बिज़नेस का न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ये वाले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कभी भी आपने नहीं भूलने, इनको आपने हमेशा याद रखने। क्या कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो होगी ये हमें लिखने, पहले नोट डाउन कर ले, इसकी तस्वीर लेनी है तस्वीर ले लें, इसको नोट करना है नोट कर लें, फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स करते हुए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये आपके हमेशा सामने होने चाहिए, इन्हें आपने कभी भी नहीं भूलना। रिमेंबर, ये क्या हुआ होगा कि जो अकाउंटेंट भाई साहब है ना, अकाउंटेंट भाई साहब ने जब वो प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर रहा था तो उसने ये एक्सपेंसेस सारे क्या किए हुए थे, क्लेम किए हुए थे। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ क्या कहेंगी, इनको कहेंगे डिसअलाउ है। अब कौन कौन से, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन, अकाउंटिंग लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस या रिवैल्यूएशन लॉस है, ये अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, लेस किया होगा, हम इन्हें क्या कर देंगे, ऐड बैक करवा देंगे, ये हमें अलाउ नहीं होते। उसके बाद जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया होगा आपने लीज के केस में, वो भी कभी भी आप एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। अगर आपने कोई यूटिलिटी कंपनीज़ को बिल लगवाने के लिए, मीटर लगवाने के लिए, ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाया है, वो भी क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा, आप उसे भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा कोई चैरिटी पे की है आप, वो भी एक्सपेंस आउट नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, ऐड बैक होगा। फिर हम क्या करेंगे, उसका टैक्स क्रेडिट जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। ज़कात पे की है, ये भी कभी भी एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं हो सकता। उसके अलावा आपने कोई एसेट्स वगैरह ख़रीदे हैं तो वो कभी भी एक्सपेंस आउट नहीं होंगे, उनको ऐड बैक करेंगे, उनके डेप्रिसिएशन जो है वो कर रहे होंगे। कोई प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो हम ऐड बैक कर देंगे, वो भी अलाउ नहीं होंगे। और जितनी भी प्रोविजंस हैं टैक्स में, कभी भी किसी किस्म की प्रोविज़न जो है वो अलाउ नहीं होती। टैक्स में कोई प्रोविज़न किसी किस्म की अलाउ नहीं होती, ये चीज़ आपने याद रखनी है। डाउटफुल डेट, स्टॉक्स की, स्लो मूविंग इन्वेंट्री की, ये प्रोविजंस कभी भी आपको अलाउ नहीं होती। कोई भी अकाउंटेंट ने प्रोविज़न लेस की है, हम क्या कर देंगे, उसको ऐड बैक करवा रहे होंगे। ठीक है। अभी चीज़ जो है ना, ये गाइडिंग टेबल आपने याद रखना है ख़ास तौर पर कि हम किस तरह से प्रॉफिट्स में चीज़ें ऐड बैक कर रहे होंगे। ये मैक्सिमम पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हैं जो हम क्या कर रहे होंगे, इनको ट्रीट कर रहे होंगे। ये मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स है, इसमें से 3 या 4 पेपर में आती हैं, वो हमने क्या करनी होती हैं, ऐड बैक करनी होती है। अब वो सारी जो बातें हमने डिस्कस की हैं, आपको उसने इनकम फ्रॉम बिज़नेस की समरी शीट दे दी हुई है, इनकम फ्रॉम बिज़नेस की समरी शीट नहीं दी, मंडे को दे देगा, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि ये एक्सपेंसेस हैं, अगर अकाउंटेंट ने लेस किए हुए हैं तो हम सारे क्या कर रहे हैं, ऐड बैक करें। जो सारे हमने रूल्स पढ़े हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, अगर अकाउंटेंट ने ये लेस करवा दिए हैं तो हम इन्हें क्या करवा रहे होंगे, ऐड बैक करवा रहे होंगे। और ऐड बैक करवाने के बाद हमारे पास एंड पे क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम जो बिज़नेस है वो आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेके चल रहे होते हैं। तो सेक्शन नंबर 21 की ये समरी भी है कि इस तरह से सेक्शन 21 जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। तो ये आपको मंडे को वो दे देगा न्यूमेरिकल शीट्स वगैरह, उसमें जो है सारा कुछ लिखा होगा। तो अगर आप इस शीट को आखिरी 2 पेजेस जो होंगे इसको अगर आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, आपको सेक्शन नंबर 21 इन नोट्स जाकर करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ इन नोट्स में जो सेक्शन नंबर 21 है उसमें सिंपल क्या है, उसमें सिंपल हमारे पास एक ही चीज़ है, वो क्या है कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स जो है वो हमने क्या करने हैं,
क्लेम करने हैं। लेकिन जो ये सारे एक्सपेंसेस हैं ये हमने कभी भी इनके रूल्स याद रखने हैं, ऐड बैक करने हैं, उसको हमने क्या करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, तो इसलिए इनको याद करने की, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल क्या करना है, इन रूल्स को याद करना है। इन रूल्स के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स को जो हर बिज़नेस में नहीं होंगे, लेकिन जिन बिज़नेसेस में ये एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे होंगे हमने क्या करना है, वहाँ पे क्लेम करना है। अब हम देखने लगे हैं स्पेशल एक्सपेंडिचर्स, स्पेशल प्रोविजंस को, जो जहाँ पे होंगी हम उन्हें क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। अगर ये वहाँ पे नहीं इनकर हो रही तो हम उन्हें कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर को। आगे होगी नोट्स में डेप्रिसिएशन ख़त्म करने के बाद आगे जाएं। पेज नंबर 29 पेज पे ही। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स को। अब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स के हर बिज़नेस में हो रहे होंगे नहीं, जो करेगा उसके लिए हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना सीखना है। अब सबसे पहले देखना है कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर जो हैं, अगर आप अपने बिज़नेस में कर रहे हैं और वो आपके बिज़नेस से मुंसलिक हैं तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। वो आपको क्या हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगे। तो कोई भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर आप करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपको अलाउ हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि साइंटिफिक रिसर्च होती क्या है। सबसे पहले बात कि साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कहाँ पे हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। इसको अंडरलाइन कर लेना कि ये पाकिस्तान के बारे में बात है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं चाइना में, यूके में, यूएसए में, उसको यहाँ पे क्लेम करना चाहते हैं, आप कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो आपको कभी भी अलाउ नहीं होगी। ये किसकी बात हो रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बात हो रही है उन एक्सपेंसेस की जो किस में होंगे, पाकिस्तान में इनकर हो रहे हैं। और किस में, इन द फील्ड ऑफ नेचुरल या अप्लाइड साइंसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ये हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर हुए हैं और किसी भी पर्सन ने किए हैं अपना बिज़नेस डेवलप करने के लिए, वो हमारे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के ला रहे होते हैं। इसमें क्या कुछ शामिल होगा कि अगर आप किसी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन में कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं या कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे होते हैं इसी पर्पज़ के लिए, वो सारे क्या होते हैं, इसका पार्ट बन रहे होते हैं। एक्सेप्ट दीज, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना आगे, कि ये साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट नहीं बनेंगे, ये इसकी एक्सेप्शन है। और ये पेपर में इम्पोर्टेंट है कि हर एक्सपेंस जो है वो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस नहीं होगा। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स की जो एक्सेप्शंस है वो हमने याद रखनी है, उनको हमने देखना है, उनको हमने ट्रीट करना है। और वो क्या है कि अगर आपने कोई डेप्रिशिएबल एसेट या कोई इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किए हैं तो ये आपके फिक्स एसेट्स की एक्विजिशन है, ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर नहीं कहला रहे होंगे। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदी है, मतलब लैंड ख़रीद ली है, अब के लिए मैंने यहाँ पर रिसर्च करनी है, तो वो लैंड की एक्विजिशन है, वो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर नहीं कहला रहा होगा। उसके अलावा अगर आप ख़र्चे कर रहे हैं फॉर असर्टेनिंग द एग्जिस्टेंस, लोकेशन, एक्सटेंट एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट के जो मिनरल्स वगैरह हैं उनको ढूंढने के लिए, उनकी क्वालिटी वगैरह चेक करने के लिए ख़र्चे कर रहे हैं, तो ये भी आपके साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स नहीं कहला रहे होंगे। ये कौन से कहलाएंगे, आपके नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंसेस के तौर के ऊपर ट्रीट हो रहे होंगे। तो ये एक्सेप्शंस हैं, इनको हाईलाइट कर लें। एक्सेप्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसके आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वो कहेगा बताएं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स की एक्सेप्शंस क्या होती हैं। 3 नंबर की ये पूछ सकता है कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कभी भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस में ट्रीट नहीं हो रहे होंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमने बात की है रिसर्च इंस्टीट्यूशन का, और जो भी हमारा पाकिस्तान में PCSIR हैं, जो भी हमारे इस तरह के इदारे हैं वो हमारे किस में आ रहे होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में ट्रीट हो रहे होते हैं। हो गया।
इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस कि कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस नहीं होंगे। और साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस क्लेम करने का असूल क्या है कि ये एक्सपेंसेस कहाँ होने चाहिए, पाकिस्तान में होने चाहिए। उसके बाद है एम्प्लॉयर ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़। अब एम्प्लॉयर ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़ जो है वो हर जगह में थोड़ी प्रोवाइड की जाएंगी। जहाँ पे एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही होंगी या जो प्रोवाइड करेगा वही क्या करेगा, इसको एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकता है। मतलब अगर कोई भी पर्सन जो है अपनी एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के ऊपर अखराजात कर रहा है वो क्लेम कर सकता है। अब वो अखराजात किस मद में हो सकते हैं कि आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या किसी हॉस्पिटल वगैरह में जो इस्टेब्लिश हैं वर्कर्स के लिए, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लेंगे या इनको फ्री में इलाज करवा के दे दिया जाएगा, तो ये एक्सपेंसेस हैं, ये क्लेम कर सकते हैं। आपने अक्सर नाम सुना होगा वर्कर वेलफेयर बोर्ड का, सुना हुआ नाम, सुना के दुनिया में जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, आप उनमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी का नाम सुना हुआ है, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल, वो सुना हुआ है ना। अब वो किन के लिए इस्टेब्लिश है, मेनली वर्कर्स के लिए इस्टेब्लिश है। जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, वर्कर्स के इलाज यहाँ पे फ्री करवाए जा रहे होते हैं। फिर इनके स्कूल्स वगैरह होते हैं। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। उसके अलावा आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में पैसे दे रहे हैं जो इस्टेब्लिश हुआ है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की ट्रेनिंग वगैरह के लिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो आप उसे भी क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले दो पॉइंट जो है थे ना वो वर्कर्स के लिए थे, ये वाला पॉइंट है शहरी के लिए कि अगर आप किसी भी पाकिस्तानी शहरी को, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें या किसी भी किस्म का उसको ट्रेन कर दें, कोर्स करवा दें, उस स्कीम के तहत जो बोर्ड ने अप्रूव की है, मतलब बोर्ड ने अप्रूवल दी हुई है कि जी आप जाके लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, आप किसी भी पाकिस्तानी को ट्रेन करवा देते हैं, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर जो ख़र्चा वगैरह होगा वो भी क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। तो रिमेंबर, अगर कोई भी एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के ऊपर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या किसी भी कहते हैं आप हॉस्पिटल्स वगैरह में ख़र्चा कर रहा है एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, या किसी भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को ट्रेन कर देता है, इसके ऊपर कोई भी अखराजात वगैरह उसके इनकर होंगे, वो क्या कर सकता है, इनकम फ्रॉम बिज़नेस में क्लेम कर सकता है। पाकिस्तान, वाह, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है। आर्टिकलशिप वालों को ट्रेनिंग थोड़ी करवा रहे हैं आप लोग, तो सस्ती लेबर हैं, सस्ते मज़दूर। 19,200 में गधों वाला काम करने, 12,700 शुरू हुए थे हम लोग, वो लकी हैं, फिर भी 19,200 पे पहुँच गए। ये ठीक है, इसको रीड कर लें ज़रा, फिर आगे चलते हैं। ट्रेनिंग में आती है मेनली वोकेशनल ट्रेनिंग, टेफ्टा वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ट्रेनिंग का पार्ट बन रहा होता है। वाह, क्रैम, उसके बाद आगे आपको बात मिलेगी डेट इज़ अबाउट प्रॉफिट ऑन डेट, फाइनेंशियल कॉस्ट और लीज़ पेमेंट्स की, कि प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है, फाइनेंशियल कॉस्ट और लीज़ पेमेंट्स जो हैं इसके बारे में हमने बात करना है। न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसमें से मतलब चीज़ें जो हैं उससे न्यूमेरिकल में पूछनी है। अब यहाँ पे हम ये बातें किसकी कर रहे हैं,
पेमेंट्स की बातें कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्सपेंसेस वगैरह पे कर रहे हैं, या अखराजात वगैरह जो है वो आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड डेट का मतलब क्या होता है, सूद, इंटरेस्ट, आपने बिज़नेस के लिए लोन लिया है, उसके ऊपर आप जो प्रॉफिट वगैरह पे कर रहे होते हैं उसे क्या कर सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो लीज़ पेमेंट्स होती हैं, जो फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह आपकी इनकर हुई होती हैं, आप उन्हें भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं। रिमेंबर कि अगर आप लोन लेते हैं और लोन लेके बिज़नेस में लगा देते हैं तो उस लोन को आप क्या कर सकते हैं, एज अ बिज़नेस एक्सपेंस के, तो उस इंटरेस्ट को आप बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं जी। सबसे पहले कि अगर आपने कोई भी लोन लिया है और कोई भी डेट लिया है, अगर आप उसको बिज़नेस में यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट वगैरह पे कर रहे होंगे, आप उसको अपने एज अ बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से और अगर आप उसको अपने बिज़नेस में लगा लें तो क्या इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं बिज़नेस में? लोन लिया आपने अपने एम्प्लॉयर से, उसको बिज़नेस में लगा रहे हैं, क्या आप बिज़नेस में इंटरेस्ट को एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। नो, किसने कहा था? यस हाथ से यूटर्न, ये तो इमरान खान ने कभी यूटर्न नहीं लिए होंगे। हम वहाँ पे पढ़ के आए थे कि आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और असूल क्या होगा, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट और बेंचमार्क रेट, विच एवर इज़ हायर। मैंने आपको, अगर आप जाएं तो इनकम फ्रॉम सैलरी में ये पॉइंट लिखवाया भी हुआ था और हमने ये बाकायदा प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था कि आप अपने एम्प्लॉयर से लोन लेके अगर प्रॉपर्टी में लगा दें तो वहाँ पे भी क्या हो सकता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस हो सकता है। और वहाँ यहाँ पे भी क्या होगा, सेम रूल के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, लोन लिया, उसके ऊपर आप प्रॉफिट एंड डेट पे कर रहे हैं, जो भी जितना भी प्रॉफिट एंड डेट पे करेंगे वो सारा क्या होगा, आपका क्लेम हो सकता है, आप उसको लेस करवा सकते हैं। ठीक है, फ्री में तुझे कौन लोन देगा? तो फिर रूल क्या है, एक्चुअल और बेंचमार्क। एक्चुअल रेट क्या है, बेंचमार्क क्या है, हायर लेस करना है, तो क्या लेस होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद ये इसमें सिर्फ आपने ये याद रखना है, मतलब इसमें पॉइंट तो याद रखना है कि जो लीज़ रेंटल्स हम पे कर रहे होते हैं ना, क्या लीज़ रेंटल्स, वो भी हम क्या कर सकते हैं, बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। मतलब किसी स्केजुअल बैंक को, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी मदारबा, किसी लीजिंग कंपनी को जो हम लीज़ रेंटल्स पे कर रहे होते हैं, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, एज अ बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं, वो हमारे क्लेम हो सकते हैं। ठीक है, आप में से कुछ बाहर जाएगा नहीं, मैं 1 मिनट बाहर को बुलाता हूँ। ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट आया था, आप कर लें, पास पेपर दिखाइएगा, किताब दिखाइएगा पास पेपर की, पास पेपर की बुक साथ रखा करें। ये वाला पॉइंट आपका आया है क्वेश्चन नंबर 1 ये भी ज़रा पेज नंबर 177 तो ओपन कीजिएगा। पेज नंबर 177 क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 34 के पॉइंट 1 की एडजस्टमेंट नंबर 2 ज़रा देखें।
ठीक है, अभी पॉइंट हमने पढ़ा ये वाला, ये बड़ा भी 18 वाला पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आखिरी पॉइंट, इसको रीड करें। मैं अबरार को ढूंढ के आया, ज़रा म्यूट कर लो ज़रा, मैं उसको ले गया अबरार को, हैं तो बंद कर लो। इसको तो पॉइंट को रीड करें।